तो कैलोरीमेट्री में हम ये क्लास आज डिस्कस करेंगे और इसमें हम कुछ बेसिक पॉइंट्स सबसे पहले समझ लेते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगी बच्चों, इसलिए बाइलिंगुअल इसमें हम रहेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर का नेम लिख देते हैं। क्या है? कैलोरीमेट्री। ओके, कैलोरीमेट्री हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों कैलोरी मिति। कैलोरी मिति। ओके, अब हम कैलोरीमिति में या कैलोरीमेट्री में सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करेंगे, जो हमें इसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो होती है टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी। टोटल इंटरनल एनर्जी, कुल आंतरिक ऊर्जा, हिंदी में कहते हैं कुल आंतरिक, और क्या बोलेंगे बच्चों? ऊर्जा, कुल आंतरिक ऊर्जा। एक ये वस्तु है, कोई बॉडी है, इस बॉडी की टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी? टोटल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होगी? पूर्ण आंतरिक ऊर्जा ये होती है। इसको अगर मैं यू से डिनोट करूं टोटल इंटरनल एनर्जी को, तो बच्चों इसके अंदर जो भी ये सिस्टम है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उन दोनों का सम, उन दोनों का जोड़ होती है टोटल इंटरनल एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या है? इस सिस्टम में पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। मान लो एक कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे सारे के सारे। तो उनके रैंडम मोशन के कारण तो काइनेटिक एनर्जी बनेगी, और पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण बनेगी? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के कारण बनेगी। और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सेपरेशन अगर आप कम करोगे तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है। वो एक आपने पोटेंशियल एनर्जी का एक ग्राफ भी ड्रॉ किया था वैसे। ठीक है, तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं टोटल इंटरनल एनर्जी की। इसकी बार बार आपको जरूरत पड़ने वाली है। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो फंक्शन होता है बच्चों टेम्परेचर का। मतलब ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, ताप पर। किस पर डिपेंड करती है? ताप पर। ऑब्वियसली आप इस कंटेनर में जो गैस भरी हुई है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी मींस गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी डिपेंड किस पर कर रही है? टेम्परेचर पर। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में आपने केटीजी में पढ़ा है 1/2m Vrms², और Vrms जो होती है आरएमएस स्पीड, वो टेम्परेचर √T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, √T के सीधे समानुपाती होती है। इसका मतलब गतिज ऊर्जा भी क्या होगा? टेम्परेचर पर निर्भर कर रही है। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये किस बात पर निर्भर करती है? तो बच्चों ये डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, अंतरा आणविक बल पर। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो गैस भरी हुई है उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन हुई? टेम्परेचर का। ठीक है, एंड किसका हुई? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स का। तो टोटल इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का फंक्शन होती है। एक एग्जांपल देता हूं आपको। ये मेरे पास एक बॉडी है A, ठीक है, एक बॉडी ले ली हमने B। ध्यान देना, इसका टेम्परेचर सपोज T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, और ये हम अज्यूम कर लें कि T1 इज ग्रेटर देन T2, T1 बड़ा है T2 से। ठीक, तो अब अगर इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं, राइट, तो इसमें जो हीट फ्लो होगी वो तो आपको मालूम है कहां से कहां फ्लो होगी? हायर टेम्परेचर की बॉडी से लोअर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ, उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की तरफ। अब आप मुझे बताओ कि जब ये इसका ताप ज्यादा था, इसका ताप कम था, तो हीट हायर से लोअर की तरफ फ्लो होने लगेगी। कब तक फ्लो होते रहेगी? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। ठीक बात है, दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। उस केस में क्या होगा? ये जो बॉडी 1 है,
इसका टेम्परेचर तो कम होगा क्योंकि हीट इधर से हायर से लोअर की तरफ जा रही है, तो इसका कम होने लगेगा। और ये जो T2 है ये टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और ऐसा कब तक होता रहेगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर कैसा ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है। अच्छा, इस केस में आप मुझे बता सकते हो क्या पोटेंशियल एनर्जी एक के अंदर जो भरे हुए पार्टिकल्स हैं उनकी और बी के अंदर भरे हुए पार्टिकल्स हैं उनकी कितनी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी तो टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी किसका फंक्शन है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का। तो वो तो दोनों की कैसी होगी? बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2, दोनों की बराबर होगी क्योंकि ये फंक्शन किसका है? इंटरमोलिकुलर फोर्स का। ठीक है। लेकिन शुरुआत में बात करें, अगर शुरुआत में T1 इसका है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रही होगी? इनिशियली टेम्परेचर T1 ज्यादा है, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट कंटेनर विल बी मोर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड कंटेनर, क्योंकि ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है काइनेटिक एनर्जी। ये अलग बात है कि बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, पहला वाला इसका अप हो रहा है, तो पहले बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, दूसरे की बढ़ेगी क्योंकि टेम्परेचर इसका बढ़ेगा। बाद में दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करें यू की, यू क्या है? टोटल इंटरनल एनर्जी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी जो होगी वो पहले वाले की ज्यादा होगी दूसरे वाले से। क्यों बताओ, बोलो? इसलिए क्योंकि पहले वाले का इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा था, दूसरे वाले का इनिशियल टेम्परेचर कम है। और टोटल इंटरनल एनर्जी तो टेम्परेचर और आईएमएफ दोनों का फंक्शन है। तो आईएमएफ भले ही दोनों के सेम हो, लेकिन टेम्परेचर तो पहली बॉडी का ज्यादा है, इसलिए पहली बॉडी की टोटल इंटरनल एनर्जी ज्यादा रही होगी। तो ये बच्चों थोड़ा सा डिस्कस किया हमने टोटल इंटरनल एनर्जी क्या होती है। हालांकि आइडियल गैस की जब हम बात करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल के बीच में, वो हमने निगलेक्ट कर दी है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन हमने नेग्लिजिबल मान लिया है। तो टोटल इंटरनल एनर्जी यहां पर फिर हम काइनेटिक एनर्जी के ही इक्विवेलेंट मान लेते हैं। तो फिर कहेंगे कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। यूनिट हम बात कर रहे थे यहां पर हीट की, हीट हमने दी थी। तो हीट की यूनिट आपको पहले से ही मालूम है क्या होती है? ऐसा यूनिट बोलो। ऐसा यूनिट होती है जूल, यही होती है ना? ओके। प्रैक्टिकल यूनिट हम लेते हैं बच्चों कैलोरी। प्रैक्टिकल यूनिट लेते हैं कैलोरी। ठीक है। प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी हो गई। अब इनमें कन्वर्जन आपको मालूम है, 1 कैलोरी इक्वल टू कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल। ये भी ठीक बात है। लगभग क्या ले सकते हो उसको? 4.2 जूल ले सकते हो। फिर हीट आखिर है क्या, ये भी आप पढ़ चुके हैं। हीट जानते हैं ना क्या होती है? हीट एक तरह से ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ फ्लो होती है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। ऊष्मा एक ऐसी ऊर्जा होती है जो उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। अच्छा, हीट के बारे में एक बात याद रखना। हीट क्या है, ऊष्मा क्या है? ये बॉडी कंटेंट नहीं है। हीट इज नॉट अ बॉडी कंटेंट। बॉडी कंटेंट, बॉडी कंटेंट नहीं होती है। ये तो एक तरह से एनर्जी इन ट्रांजिशन होती है। एनर्जी इन ट्रांजिशन, एनर्जी इन ट्रांजिशन मींस एनर्जी का फ्लो होना। ये तो एक तरह से जब फ्लो हो रही होती है एनर्जी, तब हम उसको बोलते हैं कि ये हीट है। राइट। अगर मैं इसका एग्जांपल ये है कि सपोज मैं आपको ये बोलूं कि एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। ठीक है। और ए का टेम्परेचर है सपोज 100 डिग्री सेल्सियस, बी का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए और बी में किसकी हीट ज्यादा है?
तो ए और बी में तो हीट है नहीं, क्योंकि ये बॉडी कंटेंट थोड़ी ना है, वो तो इसके अंदर जो होगी वो एनर्जी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए की जो इंटरनल एनर्जी है वो ज्यादा है, बी की कम है। लेकिन हीट का ऐसा कहना, हीट के बारे में ये गलत हो जाएगा कि मैं कहूं कि ए की हीट ज्यादा है, बी की हीट कम है। हीट दो क्या होती है, हमने क्या पढ़ा अभी, हीट तो एक ऐसा बॉडी कंटेंट तो नहीं है, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो वो क्या कहते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी को हीट कहते हैं। किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी को हीट बोलते हैं, राइट। चलिए, तो अगर पूछा जाए कि ए और बी में से किसकी हीट ज्यादा है, तो नन, इसका नन आंसर लगाइएगा आप। लेकिन एनर्जी पूछिए, एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो ए की एनर्जी ज्यादा है बी से, ठीक है। चलो अब अगले पार्ट में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ें, जैसे हीट की ही ज्यादा अपन बात कर रहे हैं, तो हीट को देखें ऊष्मा क्यू, ठीक है। ये ऊष्मा हमने फ्लो करा के किसी पदार्थ को दी, किसी सब्सटेंस को दी, राइट। तो सब्सटेंस को जब हम ऊष्मा एनर्जी देते हैं, ठीक है, ये हीट देते हैं, मतलब हीट फ्लो करा रहे हैं सब्सटेंस के अंदर, तो वो एनर्जी के फॉर्म में आएगा, ओके। तो क्या होता है, ये हीट दो काम कर सकती है। पहला काम ये कर सकती है कि इसकी जो फेज है वो ऐसी रहे कि ये गर्म हो जाए, फेज हीटिंग। आप हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो सब्सटेंस गर्म हो सकता है, उसकी फेज हीटिंग हो सकती है, मतलब वो हीटिंग फेज कहलाएगी कि ये हीटअप हो रहा है। अगर ये हीटअप हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर इसका, ताप इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, तो उस केस में जो दी गई एनर्जी है इसको, या दी गई हीट है, वो हीट को हम कौन से फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल सही है, एम एस डेल्टा टी से, ओके, या टी को डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। यहां पर एम क्या है, एम मास का सब्सटेंस था तो मास एम हो गया, एस ये जो सब्सटेंस है उसकी स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, और डेल्टा टी इस हीट को देने पर उसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया, वो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी। और क्या हो सकता है, दूसरा काम ये हो सकता है कि जब हम इसको हीट दें, क्यू हीट दें, तो उसकी जो फेज है वो हीटिंग फेज ना हो, फेज उसकी कन्वर्जन हो, कन्वर्जन फेज हो। कन्वर्जन फेज का मतलब है कि इसकी अवस्था परिवर्तित हो रही है, अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या है, फेज कन्वर्जन का मतलब क्या है, ये जो सब्सटेंस है वो किसी दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, ये सब्सटेंस है वो जो है उसकी दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, नॉट एन अदर सब्सटेंस, ये सब्सटेंस किसी दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। जैसे आइस है तो मान लीजिए बदल गया उसमें, किसमें, वाटर में, वाटर है तो वाटर वेपर में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अवस्था परिवर्तन, फेज कन्वर्जन। और कन्वर्जन फेज में जो हीट हम देते हैं इसको, तो वो किसके इक्वल होती है, एम इंटू एल के। एल क्या है, एल को बोलते हैं बच्चों लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, एल बराबर लेटेंट हीट। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट को हिंदी में कहते हैं गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और एस क्या थी, विशिष्ट ऊष्मा, जिसको हम बोल रहे थे स्पेसिफिक हीट, राइट। अच्छा, हमने किसी सब्सटेंस को हीट दी, ओके, ठीक है, हीट दे दी, तो हीट देने पर क्या हो रहा है, या तो वो हीट हो रही है यानी गर्म हो रही है, तो गर्म हो रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, ठीक है। या हो सकता है कि फेज कन्वर्ट हो रही होगी उसकी, यानी अवस्था परिवर्तन हो रहा होगा। इस अवस्था परिवर्तन में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, ये ध्यान रखना, टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं होगा बच्चों, ठीक है। टेम्परेचर चेंज केवल इसमें होगा जब ये हीटअप हो रहा होगा, इसमें कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही अवस्था परिवर्तन होता है, या कहें हम फेज कन्वर्जन होता है, ठीक है। अब देखो, मैं किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं, ये सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर हम बढ़ाना चाहते हैं,
तो टेम्परेचर कितने कितने तरीके से बढ़ा सकते हैं? हीट दे के बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और किससे बढ़ा सकते हैं? आप इस सिस्टम पर ये जो भी मान लीजिए सब्सटेंस है, उस पर एक्सटर्नल वर्क करो। तो बाय डूइंग एक्सटर्नल वर्क, आप बाहरी कारक के द्वारा इस पर कार्य करें, ठीक है। एक तरीका तो यह है टेम्परेचर बढ़ाने का। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? बाय गिविंग हीट, बाय गिविंग हीट, आप इसको हीट दे दें। तो या तो आप इसको हीट दे दें या हम बाहर से कुछ कार्य करें। तो ये दो तरीके हैं इसके टेम्परेचर बढ़ाने की। तो चलिए, इतनी सी थ्योरी जो हमने अभी पढ़ी है, इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। जस्ट ये वार्म अप एक्सरसाइज है। आप बताइए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, क्या होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मैं निकाल लेता हूं। ओके, ये है पहला क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली क्लास में, तो अब ये 21st क्वेश्चन हो गया इसके लिए। अब इसमें बोल रहा है बच्चों, इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीज्ड, यदि वस्तु का ताप बढ़ाया जाए तो, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, यदि वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है तो, पहला ऑप्शन देखिएगा, हीट मस्ट बी गिवन टू ए बॉडी, वस्तु को ऊष्मा अवश्य दी गई होगी। हीट मे बी गिवन टू द बॉडी, शायद वस्तु को ऊष्मा दी गई होगी, शायद, ठीक है, दी भी गई होगी और नहीं भी दी गई होगी, ये इसका मतलब है। थर्ड, हीट मस्ट बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बॉडी, ऊष्मा को वस्तु से निकाल लिया गया है। तीसरा, हीट, यहां मस्ट बी की जगह मे बी कर लेना, फोर्थ में मे बी, तो हीट मे बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी, ऊष्मा शायद बाहर निकाल ली गई है। तो बताओ बच्चों कौन सा होगा इसमें? जल्दी से, बिल्कुल सही है, आपने सही बताया, बी आंसर है। अगर किसी वस्तु का ताप बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हीट आप देके भी टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, या आप और क्या कर सकते हो, हीट अगर ना दें तो फिर बाहर से कुछ कार्य करें तो हीट बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो हीट मे बी गिवन, शायद हीट दी गई होगी, ये वर्ड हम यहां यूज करेंगे, मे बी। अगर नहीं भी दी है तो आप कार्य करके इसका ताप बढ़ा सकते हैं, इसलिए बी आंसर लगाएं, राइट। चलो बच्चों, थोड़े से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और देख लूं जरा। चलिए थोड़े से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और देख लें, जैसे स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है, या जो है लेटेंट हीट क्या होती है, इनको और अपन देख लेते हैं। स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि अगर आप किसी 1 ग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको बोलेंगे हम उसकी विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या हो गई? हीट गिवन टू द बॉडी पर यूनिट मास पर यूनिट टेम्परेचर, ओके। तो यहां से Q इक्वल टू लिया जा सकता है ms डेल्टा थीटा। इसमें S क्या होती है बच्चों? विशिष्ट ऊष्मा होती है, स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है। अब जो स्पेसिफिक हीट है वो कुछ सब्सटेंस की आपको याद रख लेनी चाहिए, जैसे वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट अगर हम कैलोरी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी जरा याद, यहां से देखें, एस की यूनिट क्या हो जाएगी? क्यू की क्या होती है? कैलोरी पर ग्राम, और डेल्टा थीटा को लिख सकते हैं पर डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आप फिर एसआई में लिखेंगे। तो यहां पर कैलकुलेशन आसान करने के लिए बच्चों आप हीट को लेना कैलोरी में, मास को लेना ग्राम में, और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। तो ये कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ये पक्की बात है, ठीक है। तो वाटर की अगर मैं स्पेसिफिक हीट लूं तो वो होती है सीजीएस में 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इसी को अगर हम जूल में लें, एसआई में लें, तो कैलोरी को जूल में बदल दो, ठीक है, तो और ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर दो, तो ये हो जाता है बच्चों 4200, ओके, जूल पर किलोग्राम
पर केल्विन। ओके, ये किलोग्राम है। ऐसे ही जो हमें ध्यान रखना है बच्चों, आइस की, बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा ये होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या इसकी आधी हो जाएगी तो 2100 ये याद रखना है, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ओके, राइट। अब इसके बाद स्पेसिफिक हीट, वास्प की, वेपोराइजेशन, वेपर की कितनी होगी, वेपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, जल वाष्प की कितनी होगी, ये होती है बच्चों 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और लगभग इसको 0.5 ही मान सकते हो, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वही होगी, ये लगभग 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, राइट। तो ये यहां पर हमें स्पेसिफिक हीट, जो अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो उनमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं लेटेंट हीट की बच्चों। लेटेंट हीट मींस गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट का मतलब है कि 1 ग्राम सब्सटेंस का फेज चेंज करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जितनी हीट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, इसमें हमें उसकी अवस्था परिवर्तन करना है। तो 1 ग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए, उसकी फेज चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको क्या बोलते हो? लेटेंट हीट। तो ये हो जाएगी, लेटेंट हीट को बच्चों L से डिनोट करते हैं हम, और L इक्वल टू होता है हीट गिवन टू द बॉडी डिवाइड बाय मास, यानी इकाई द्रव्यमान 1 ग्राम, यहां हम ग्राम में ले रहे हैं, 1 ग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको हमने ले लिया क्या? लेटेंट हीट। ग्राम में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसको कैलकुलेट करना आसान होता है, ठीक है। हालांकि परिभाषा बनेगी इकाई द्रव्यमान का अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा, ठीक है। तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? अगर हम व्यवहारिक इकाई देखें तो कैलोरी पर केजी, और अगर हम MKS SI में लें तो जूल पर केजी, ठीक है। चलो, अब लेटेंट हीट भी हम कुछ एक याद रख सकते हैं। क्या होता है कि ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहां पर कहीं 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है, आइस को आपको कन्वर्ट करना है वाटर में, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तो बर्फ को पानी में बदलना है या पानी को आइस में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर आप देख रहे हैं टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ये भी 0 डिग्री सेल्सियस ही है, राइट। बस यहां पर आइस वाटर में बदला है, फिर वाटर को हमने आइस में चेंज करना है। तो इसमें जो लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है बच्चों, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो गलन की गुप्त ऊष्मा जिसको बोलते हैं फ्यूजन, तो वो होती है L बराबर आइस के लिए या वाटर के लिए कितनी हो जाती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। ओके, अब मान लो कि 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, राइट। इसको हमने कन्वर्ट किया किसमें? वेपर में, और टेम्परेचर वही है 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। या वेपर को हमने कन्वर्ट किया 100 डिग्री सेल्सियस वाटर में, ठीक है। तो उस केस में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो होती है बच्चों वेपर की, LV लिख देता हूं मैं, वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, ये 536 कैलोरी पर ग्राम, इसकी बात करेंगे। और अगर हम इसमें लगभग अगर कैलकुलेशन करने के लिए यूज करें तो ये हो जाएगा 540 कैलोरी पर ग्राम, हम ये यूज करेंगे, राइट। चलो अब आगे देखते हैं
कुछ और पॉइंट्स हम इसमें देखें क्या होता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लें इसके। ओके चलो बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तो फटाफट कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ और आप एक काम करो, जैसे ही मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर दूं तुरंत आप उसका आंसर देते जाइए, क्योंकि बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस दे रहा हूं। ठीक है, यहां से बिल्कुल वार्म अप एक्सरसाइज है, यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। लेकिन नीट में तो आपको मालूम है बड़े सिंपल से ही आ जाते हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है नीट के लिए। ठीक है, इस चैप्टर से बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो तैयार हैं आप? ओके, क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 किलोग्राम आइस विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर। 1 किलोग्राम, हिंदी में बोल रहा हूं बच्चों, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर जो कि पहले थी उसको पानी में बदलने के लिए, वाटर में बदलने के लिए कितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी? जल्दी से आंसर देते जाओ। सिंपल, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ वर्ल्ड। 9th का क्वेश्चन है, सिंपल सा। 1 किलोग्राम की बर्फ है, 0 डिग्री सेल्सियस पर थी, पानी में बदल दिया, तो मींस इसका फेज चेंज हुई है, फेज कन्वर्ट हुई है। जब फेज कन्वर्ट हुई है मींस फेज चेंज हुई है, अवस्था में परिवर्तन हुआ है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? Q इक्वल टू ml, सबको मालूम है। ओके, m कितना? हाँ सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। Q इक्वल टू m कितना दिया है? 1 kg। ओके, अब ध्यान देना, ये जो 1 kg है, मैंने बताया था कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करके लिख दिया करो। तो m हो गया आपके पास 10 टू द पावर 3 ग्राम। ओके, लेटेंट हीट ग्राम में ही होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, तो ये आ गया आपके पास Q इक्वल टू 80,000 कैलोरी आ गया। इसका मतलब कह सकते हो 80 किलो कैलोरी, राइट? तो ये आपके पास 80 किलो कैलोरी इसका आंसर होगा। ऐसा सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट दूसरा जवाब दीजिए। क्वेश्चन है 23rd, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में लिख देता हूं आपको, इसमें पूछा गया है 10 ग्राम पानी, 10 ग्राम, बल्कि सिंपल इंग्लिश है, 10 ग्राम पानी का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बदलने के लिए आपको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? अब यहां क्या अवस्था परिवर्तन हो रही है? नहीं हो रही है, यहां पर तो केवल ताप बढ़ रहा है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस 10 ग्राम का। तो सिंपल क्वेश्चन ये हो गया। तो अब कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? आप देखें, हाँ आप आंसर देते जाएं, बिल्कुल सही है। तो यहां पर फेज कौन सी है? हीटिंग फेज है। फेज कौन सी है? हीटिंग, यानी ये गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो फिर कितनी ऊष्मा इसको देनी पड़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए? कितने हीट देनी पड़ेगी? Q इक्वल टू फॉर्मूला होता है ms डेल्टा थीटा, बिल्कुल सही, यही तो निकालना है। मास कितना है? 10 ग्राम, ग्राम में ही लीजिएगा, ठीक है। S स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन ग्राम, यहां पर अपन जो CGS में लेते हैं तो क्या होती है? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो लिख लिया हमने 1। डेल्टा थीटा कितना बढ़ा दिया? 100 बढ़ा दिया, 100 माइनस 0 100, राइट? तो हमारे पास आंसर आ गया 1000 कैलोरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से आंसर बताओ। 24 का, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम आइस विच इज एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर। ठीक है, अब वो कहता है कि 10 ग्राम की बर्फ है, उसको हमें, जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर थी, यहां लिख देता हूं, फटाफट आंसर बताएं जो लोग जल्दी कर पा रहे हैं। यहां पर आइस थी, बर्फ थी, ये भरी हुई है, कितने डिग्री सेल्सियस की भरी हुई है और कितने ग्राम की है? तो ये बोला गया कि 10 ग्राम की गैस आइस है और इसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसे हमें कन्वर्ट करना है वाटर में, ठीक है। इसको हमें पानी में कन्वर्ट करना है, तो वाटर में कन्वर्ट करें, और वाटर जो होना चाहिए वो 0 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए।
वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना है, तो ये कन्वर्ट हो जाए किस में, वाटर में 0 डिग्री सेल्सियस के। हाँ बिल्कुल सही, कई बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। चलो चेक करते हैं आपका सही है कि नहीं। अब जरा यहां सोचना बच्चों, आइस से वाटर में कन्वर्जन चाहिए और आइस खुद पहले -10 पर थी, तो क्या होगा, ये जो आइस है -10 डिग्री सेल्सियस की, सबसे पहले हमें इस -10 को 0 पर लाना पड़ेगा। मतलब आइस आइस ही रहे, बस ये जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाए, बढ़ के 0 हो जाए। पहले तो बहुत कम है, -10 है। अब -10 से पहले इसको टेम्परेचर बढ़ाओ तो इसको हीट देनी पड़ेगी, जिससे कि अवस्था परिवर्तन नहीं हो, लेकिन आइस आइस रहे, बर्फ बर्फ रहे, लेकिन टेम्परेचर बढ़ जाए, 0 हो जाए। फिर उसके बाद क्या होगा, ध्यान देना, ये जो आइस है 0 डिग्री सेल्सियस, अब 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में बदलो इसको। ये कितने में, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। मतलब अब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अवस्था परिवर्तन हो रही है। जैसे ही वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, यही तो चाहिए था हमें, राइट। तो अब ये 2 चरण हो गए इसके। फर्स्ट पार्ट ये हुआ, आइस आइस ही है लेकिन टेम्परेचर बढ़ाया, फिर आइस को वाटर में कन्वर्ट किया, तो यहां हीट इसको देनी पड़ी सपोज Q1, इसमें हीट की जरूरत पड़ी Q2, तो टोटल हीट कितनी हो गई, Q1 प्लस Q2। तो ये Q1 कितनी होगी अगर मैं यहां कैलकुलेट कर लूं तो, क्योंकि यहां तो आप देख रहे हैं आइस आइस ही है, अवस्था परिवर्तन हुई नहीं, तो सिंपल ms डेल्टा थीटा लग जाएगा। कितना, मास कितना, 10 ग्राम, ग्राम में ही लिखिएगा। s स्पेसिफिक हीट ग्राम में, CGS में हम 1 ही लेंगे वाटर के लिए। नहीं, यहां पर वाटर नहीं है, ध्यान देना, यहां क्या है बच्चों, आइस है। तो आइस की कितनी होती है, याद किया ना आपने, फटाफट जल्दी से बताओ। इसको मैं इरेज कर देता हूं, आइस की आपने याद की थी ना अभी, इसको इरेज कर दिया मैंने, ओके। आइस की याद की थी 0.5, बिल्कुल सही है, 0.5 डेल्टा थीटा। स्पेसिफिक हीट आइस की चाहिए या वाटर की नहीं चाहिए, इनटू क्या हो गया बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस 0 माइनस थीटा, कितना आया, प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये सिंपल आपके पास Q1 की वैल्यू जो निकल के आ गई है वो 50 कैलोरी आ गई। अब जरा Q2 बता दो, यहां Q2 निकाल लेता हूं। ये समझाने के लिए मैं इतना समय ले रहा हूं जिससे कि आपके दिमाग में बैठे, अदरवाइज तो ये चुटकियों में 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट करते जाना। Q2 इक्वल टू, अब यहां अवस्था परिवर्तन हो रही है आइस से वाटर में, तो Q इक्वल टू ले लिया अपन ने ml, m को क्या लिखे 10 ग्राम, ग्राम में ले लो, L 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, इसलिए मैं इसको ग्राम में ले रहा हूं। तो ये कितना आ गया, 800 कैलोरी। तो टोटल कितनी हीट की जरूरत पड़ी, टोटल हीट की जरूरत पड़ी 850 कैलोरी, 850 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों। अगला क्वेश्चन 25 देखें, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम आइस विच इज एट -20 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। वो कहता है कि 1 ग्राम बर्फ को, जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पर है, 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहां पर मैं ले लेता हूं, ये हो गई है आपके पास आइस, राइट, ये पेन थोड़ा स्लिप हो रहा है। आइस कितने ग्राम की है, ओके 1 ग्राम की है। कितने टेम्परेचर पर है, ओके ये -20 डिग्री सेल्सियस पर है। क्या कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में, वाटर में कितने के 100 डिग्री सेल्सियस में। तो क्या आइस डायरेक्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस के, इतने, इसके कितने स्टेप्स होंगे वो आप देख लीजिए। इसके स्टेप्स होंगे, देखो सबसे पहले आइस जो है 1 ग्राम की -20 डिग्री सेल्सियस पर, यहां से स्टेप हम देखें, आइस जो कि 1 ग्राम का है और -20 डिग्री सेल्सियस पर है। सबसे पहले इसको हीट दोगे तो आइस आइस ही रहेगा, बस 0 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा, राइट, यानी टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, -20 से 0 हो गया। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, केवल डेटा चेंज किया है। अब जो आइस है
अवस्था परिवर्तन करेंगे आइस को वाटर में, तो ये बना वाटर। वाटर कितने डिग्री सेल्सियस का? 0 डिग्री सेल्सियस का। ठीक बात है, लेकिन क्या हमें 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर चाहिए? हमें तो वाटर चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस का। तो अब क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है उसको हम 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो इसके बच्चों 3 चरण हो गए, 3 स्टेप हो गए। एक यहां Q1, ये हो गई Q2 और ये हो गई Q3। तीनों का सम कर दो तो नेट हीट रिक्वायर्ड आ गई। तो Q1, अब मैं सम करता जाता हूं। Q1 कितनी होगी बच्चों बताओ? यहां आइस तो आइस है, टेम्परेचर बढ़ा है तो ms डेल्टा थीटा लगेगा, प्लस इसमें क्या लगेगा Q2 में? आइस से वाटर में कन्वर्ट हुआ है, टेम्परेचर वही है तो ml लगेगा, प्लस वाटर वाटर है, टेम्परेचर बढ़ गया है 100 तो फिर से ms डेल्टा थीटा लगेगा। चलो वैल्यू पुट कर दें। m कितना ग्राम है? 1 ग्राम है। s को भी आप उसमें CGS में लीजिए 1, लेकिन आइस था तो आइस का क्या हो जाएगा? 0.5, ये हो गया 0.5। ठीक है, वाटर के केस में 1 और बर्फ के केस में 0.5। डेल्टा थीटा कितना? 0 - 20 - 20, यानी ये हो जाएगा 0 - -20 20। डिफरेंस कितने का है? 20। 1 ग्राम। लेटेंट हीट कितनी? 80। ओके, प्लस मास कितना? 1 ग्राम। अब पानी है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1, बर्फ की थी 0.5, पानी की 1 होती है। डेल्टा थीटा कितना? टेम्परेचर बढ़ा दिया 100। जरा सॉल्व कर लो। ठीक है, तो हमारे पास कितने कैलोरी ऊष्मा आ रही है टोटल? वो देख लो, 80 ये हो गए, 10 ये हो गए, तो टोटल 90 और 100 190 कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही है, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। ओके, मैं देखता जा रहा हूं, चिंता मत करो, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 10 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इंटू वेपर एट 150 डिग्री सेल्सियस। कर सकते हो उसको, जल्दी से करो। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। इसने कहा 10 ग्राम की बर्फ है। कितने ग्राम की? 10 ग्राम की बर्फ कितने डिग्री सेल्सियस पर है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। बदलना किस में है? 150 डिग्री सेल्सियस की वाष्प में, भाप में बदलना है। तो डायरेक्ट तो बदल नहीं जाएगी, इसके भी चरण होंगे, स्टेप्स होंगे, जिससे ये वेपर में कन्वर्ट होगी। तो स्टेप्स काउंट करते हैं, कौन कौन से होंगे बच्चों। देखो, सबसे पहले हमारे पास 10 ग्राम, m = 10 ग्राम है। यहां मैं कलर चेंज कर लूं। ये हमारे पास आइस है। पहले क्या है? आइस हो गई है। 1 मिनट, ये पेन थोड़ा सा स्लिप होता है, इरेज कर दूं इसको। 1 मिनट, ये इरेज कर देता हूं। राइट, हमारे पास 10 ग्राम की आइस है -40 डिग्री सेल्सियस पर। मैं जब तक कर रहा हूं आप लोग फटाफट आंसर देते जाओ। बहुत बड़ा सवाल नहीं है, मुश्किल से आधा मिनट भी नहीं लगेगा। यहां पर 10 ग्राम की आइस है कितने डिग्री सेल्सियस पर? -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस आइस को पहले -40 से कहां तक पहुंचाना पड़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में, यानी 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ में। यानी ये बर्फ रहेगी, बस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब जो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है उसको हमें बदलना पड़ेगा वाटर में। और कितने डिग्री सेल्सियस के वाटर में? 0 डिग्री सेल्सियस के ही वाटर में। यानी यहां पर क्या हुआ? टेम्परेचर वही रहा, केवल अवस्था परिवर्तन हो गई। यहां हीट बनी Q2 चाहिए, अपने को देनी पड़ेगी Q2। अब 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है तो इसको बदलना पड़ेगा पहले बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। ठीक है, तो इसको किस में बदलना पड़ेगा हमें? यहां बस ये ध्यान रखना, ये जो वाटर यहां पर आ गया है इसको सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक बना चुके हैं। अब हमें तो वाष्प तक ले जाना है, तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस से डायरेक्ट जो वाष्प नहीं बनेगी, पहले वाटर आएगा कितने का? 100 डिग्री सेल्सियस का। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर जब ये वाटर आ जाएगा, फिर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर इसकी अवस्था परिवर्तन होने लगेगी, ये इसकी फेज चेंज होने लगी। तो वाटर से फिर ये वेपर बनेगी, और कितने डिग्री सेल्सियस की वेपर होगी वो?
100 डिग्री सेल्सियस की ही वेपर होगी। चलो अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर हो गई, और यही तो चाहिए था, वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस की वेपर। लेकिन वेपर कितने की चाहिए? 150 वेपर ही चाहिए थी ना, लेकिन वेपर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए था? 150 डिग्री सेल्सियस। तो एक स्टेप और आ जाएगी इसमें। वो कौन सी आ जाएगी एक स्टेप? कि 100 डिग्री सेल्सियस की जो वेपर है वो 150 डिग्री सेल्सियस की वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो कितने स्टेप हुए, Q1 Q2, यहां चाहिए Q3, यहां चाहिए Q4, यहां चाहिए Q5, 5 स्टेप हुए। तो चेक करें, आप सबको ऐड कर देते हैं। अच्छा अब डायरेक्ट निकाल लो Q1 कितनी आएगी इसमें, बताओ जरा। इसको डिफरेंट कलर का यूज करके मैं लिख दूं। हाँ बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल मैं देख रहा हूं। बताओ Q1 कितनी चाहिए? ms डेल्टा थीटा। यहां तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो कितनी आएगी जल्दी से बता दो यहां पर। यस ये आ जाएगी m कितना है 10 इंटू स्पेसिफिक हीट किसकी? आइस की 0.5, ध्यान रखना 1 मत लिखना, डेल्टा थीटा यानी 40। ठीक है तो ये आ गया 200, ये आ गया आपके पास 200 कैलोरी। Q2 बोलो। अब डायरेक्ट ml लग जाएगी, m इंटू एल। m कितना है 10 ग्राम, ओके। l कितना है 80, तो ये आपके पास आ गया 800 कैलोरी इसमें जरूरत पड़ेगी। Q3 थर्ड स्टेप में क्या है बच्चों? 0 से 100 बढ़ाया, 0 से 100 बढ़ाया तो ms डेल्टा थीटा। ms डेल्टा थीटा मतलब n है 10 ग्राम, s कितना 1। अब स्पेसिफिक हीट 1 लेंगे, वाटर आ गया है, इंटू टेम्परेचर कितना बढ़ गया 100, तो कितना हो गया बच्चों 1000। ठीक है ये आ गया आपके पास 1000 कैलोरी। चलो इसमें आ जाओ Q4, 100 से 100 रहा, अब ml लगेगा। m कितना 10 ग्राम वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो वेपर की कितनी होती है बच्चों? वो जो हम वेपराइजेशन की हीट लेते हैं, लेटेंट हीट, तो वो होती है बच्चों ml में 540 ले लें। ठीक है एवरेज मतलब यहां पर 540 ले ली, तो ये आ गया आपके पास। यहां लिख देता हूं, कितना लिख दूं 5400। ओके Q5 कितनी? 100 से, देख रहे हैं आप, 100 से 100 की वेपर है और टेम्परेचर बढ़ा है 150, तो अब आ जाएगा ms डेल्टा थीटा। ms डेल्टा थीटा मतलब कितना हो गया? m है 10 ग्राम, s वेपर की लगभग कितनी होती है? 0.5 ही होती है स्पेसिफिक हीट, इंटू डेल्टा थीटा कितना है 50। तो बताओ ये कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 250 कैलोरी। सबको ऐड कर दो जरा, सबको ऐड कर दोगे चारों को तो बिल्कुल सही है, दिख रहा है 7650 कैलोरी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ऐसे करना है। नेक्स्ट चलो बच्चों एक और क्वेश्चन 27। अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसके भी जल्दी से आंसर निकालो। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम आइस आउट ऑफ 20 ग्राम आइस विच इज एट -20 डिग्री सेल्सियस। 20 ग्राम की बर्फ है जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पर रखी है, उसमें से 10 ग्राम की आइस को मेल्ट कराने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है हिंदी में फिर से बोल रहा हूं, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जल्दी से आप इसको सॉल्व करें। -20 ग्राम डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम की बर्फ है। ठीक है उसमें से 10 ग्राम की बर्फ पिघलानी है, तो कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। चलिए करते हैं। हाँ समय दे रहा हूं आपको, फटाफट करते जाओ, क्या आंसर आएगा बताओ, लिखते जाओ। यहां पर बोलो क्या आना चाहिए। चलो साथ साथ आप अगर कर पा रहे तो करें जल्दी से। मैं देख रहा हूं, करिएगा। चलिए यहां पर ओके सही है। देखता हूं आपने क्या किया। चलो देखें अब यहां पर क्या दिया है मैं बताता हूं। चलिए देखिए
20 ग्राम की आइस थी, कितने ग्राम की? क्वेश्चन में पहले से ही उसने कहा है कि आपके पास एक 20 ग्राम की आइस है, 20 ग्राम की बर्फ है, ठीक है। ये 20 ग्राम की बर्फ हो गई, आइस हो गई। कितने डिग्री सेल्सियस पर रखी है? -20 डिग्री सेल्सियस पर रखी है। क्या करना है इसका? इसमें से 10 ग्राम की जो आइस है उसको मेल्ट कराना है, मतलब किस में? पानी में। मेल्ट होकर पानी बनेगा और क्या बनेगा, ठीक है ना। तो मेल्ट करा देंगे तो जो वाटर बनेगा वो कितने डिग्री सेल्सियस का बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में इसको कन्वर्ट कराना, ये उसमें बोला है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कितना आंसर आएगा। कुछ नहीं कहा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करना है। अभी देखना बच्चों, 20 ग्राम की आइस को क्या डायरेक्ट 10 ग्राम के पानी में बदल जाएगी? नहीं, इसके कितने स्टेप होंगे देखना। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 20 ग्राम की आइस है इसको 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में लाना पड़ेगा। तो ऊष्मा चाहिए आपको Q1 ms डेल्टा थीटा। ध्यान देना, m कितना है? 20 ग्राम। s आइस के लिए 0.5, डेल्टा थीटा बोलो बच्चों 20, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 200 कैलोरी। कितना आ गया? 200 कैलोरी, राइट। अब आ जाओ इधर, जब ये 20 ग्राम की जो बर्फ थी वो 20 ग्राम, चलो ये बर्फ है कितने की? 20 ग्राम, लेकिन इसका टेम्परेचर बस बढ़ गया, 0 हो गई है। तो 20 ग्राम की बर्फ जो कि -20 डिग्री सेल्सियस पर थी, उसको अगर मैं 200 कैलोरी ऊष्मा दे दूं, हीट दे दूं, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस की 20 ग्राम की बर्फ में ही बदल जाएगी। अवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है यहां पर, यहां केवल और केवल टेम्परेचर बढ़ा है उसका -20 से 0। अब इस 20 ग्राम में से 10 ग्राम को पिघला के पानी बनाना है, पूरे का पानी नहीं बनाना, ध्यान दीजिए बच्चों। तो अब इसको जो ऊष्मा देनी पड़ेगी वो पूरी 20 ग्राम के लिए नहीं देनी पड़ेगी, हमें तो 10 ग्राम की देनी पड़ेगी बस, ठीक है। तो ऊष्मा अब जब अवस्था परिवर्तन करते हैं तो कितनी चाहिए होती है? लेटेंट हीट कन्वर्जन के लिए ml चाहिए होती है, तो m डैश मान लेते हैं इसको। m कितना बताओ जल्दी से? 10 ग्राम ही तो है, ठीक है, क्योंकि 20 पूरे थोड़ी ना चाहिए, 10 ग्राम को कन्वर्ट करना है, पूरे 20 को नहीं करना। इनटू l, ग्राम में लिया है तो ये कैलोरी पर ग्राम में ही लेंगे, तो कितना आ गया? 800 कैलोरी। आंसर क्या हुआ बच्चों? 1000। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने बताया है ना, मोटिवेशन के लिए बोल रहा हूं, 1000 कैलोरी आपका सही आंसर हुआ, ठीक है। चलो ठीक है, 1000। कोशिश तो की ना सभी ने, जिनका आंसर सही है उन्होंने अच्छी कोशिश कर ली, जिनका आंसर सही नहीं हो पाया वो उन्होंने कोशिश तो की। तो अब थोड़ा सा इस तरह से करिएगा तो बनेंगे सारे के सारे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट 28 देखें। अब इसमें ये कहा गया, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 420 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू m ग्राम आइस which is at -10 degree Celsius, due to which only 1 gram ice melt, then calculate the value of m। वो कहता है 420 जूल ऊष्मा m ग्राम की बर्फ को दी गई जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर थी, जिसके कारण ये जो ऊष्मा दी है 420 जूल, इस ऊष्मा के कारण केवल और केवल 1 ग्राम बर्फ पिघली है। कितनी पिघली है? ओनली 1 ग्राम आइस। तो बताइए m की वैल्यू क्या रही होगी, ठीक है। 420 जूल, हिंदी में फिर से बता रहा हूं, 420 जूल ऊष्मा m ग्राम की बर्फ को दी गई जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर थी, जिसके कारण केवल 1 ग्राम ऊष्मा पिघली, 1 ग्राम बर्फ पिघली है। तो बताइए m का मान क्या था, ठीक है। करो जल्दी से, फटाफट आंसर देते जाओ जो दे पा रहे हैं, तब तक मैं यहां करता हूं। पहली बात तो ये बताओ, 420 जूल ऊष्मा दे रहे हैं तो सिंपल करने के लिए कैलोरी में कन्वर्ट कर लें इसको, तो कितनी ऊष्मा दी जा रही होगी, कितनी हीट दी जा रही होगी? 420 तो जूल है, 420 जूल है। कैलोरी में चेंज करने के लिए आपको 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों, कितना हो गया? यस
100, ये हो गया 100 कैलोरी। ओके ठीक है, इसको सही ढंग से लिख दूं, ये हो गया है 100 कैलोरी। 100 कैलोरी की ऊष्मा आपको देनी पड़ेगी। तो अब यहां से स्टार्ट करें कि बर्फ कितने ग्राम की थी, m ग्राम की बर्फ थी, आइस थी, कितने डिग्री सेल्सियस पर थी, -10 डिग्री सेल्सियस पर थी। और ऐसा इतनी ऊष्मा अगर उसको मिल जाए तो ओनली 1 ग्राम आइस मेल्ट होती है, किसमें, वाटर में, ये वाटर में। ठीक है, जब कुछ नहीं कहा जाए कितने डिग्री सेल्सियस के वाटर में, तो अपन मान के चलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में 1 ग्राम जो आइस है वो मेल्ट हो गई है। राइट, तो क्या डायरेक्ट मेल्ट हो गई होगी, नहीं, अभी जैसा करते आए वैसे ही करिए। तो m ग्राम की आइस को 1 ग्राम की आइस में कन्वर्ट करना है, बाकी की वैसी रहेगी। तो पहले m ग्राम की जो आइस थी उसको यहां लिख देता हूं, m ग्राम की जो आइस है कितने डिग्री सेल्सियस की, -10 डिग्री सेल्सियस की, इसको पहले m ग्राम की आइस में ही बदलना पड़ेगा, बस टेम्परेचर कितना हो जाए, 0। पहली स्टेप तो ये हो गई Q1। फिर जो m ग्राम की आइस थी उस आइस को मेल्ट कराना है, अवस्था परिवर्तन कराना है पानी में। तो पूरे m को कराना है कि ओनली 1 को कराना है, ओनली 1 को कराना है ना, तो m नहीं आएगा, फिर क्या आएगा, 1 ग्राम आएगा। 1 ग्राम कितने में, वाटर में, कितने डिग्री सेल्सियस की, कुछ नहीं कह रहा, तो 0 डिग्री सेल्सियस की। तो ये हो गई Q2। तो Q1 प्लस Q2 हीट रिक्वायर्ड होगी। तो Q1 कितना, जल्दी से बताओ बच्चों, Q1 कितना चाहिए आपको, Q1 चाहिए, यहां से मैं लिख देता हूं, यहां तो टेम्परेचर बढ़ा है तो हीटिंग फेज है, तो ms डेल्टा थीटा आ जाएगा। m मतलब कितना, m ग्राम। ओके, s कितना, आइस की 0.5। ओके, टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 10। तो ये कितना रह गया है, 0.5 इंटू 10, ठीक है, 5m हो गया। तो ये है Q1 इक्वल टू 5m। ठीक बात, Q2 कितनी आएगी जरा इधर देखें, ऊष्मा दे रहे हैं तो यहां फेस चेंज हो रही है, तो ml मतलब क्या, m लिखेंगे कि ओनली 1 ग्राम ही तो बदला ना, तो 1 ग्राम लिखेंगे यहां पर। Q2 इक्वल टू जब ml लिखेंगे तो m की जगह 1 ग्राम इंटू l, आइस से वाटर में कन्वर्जन हो रहा है तो 80। ओके, तो ये कितना हो गया बच्चों, 80 कैलोरी। अच्छा, तो टोटल हीट कितनी हुई, 5m प्लस ये 5m कैलोरी थी और ये 80 कैलोरी थी। तो टोटल हीट जो दी गई थी वो कितनी थी, इधर देखो 100 कैलोरी दी गई थी। तो 100 कैलोरी दी गई है टोटल हीट, तो वो गया 5m प्लस 80। ठीक है, सॉल्व कर लो, 100 में से 80 गए, कितने बचे, हाँ वेरी गुड, 20 बचे। तो m इक्वल टू क्या आ गया, 4। तो ये 4 ग्राम जो होगा वही हमारा आंसर हुआ, यानी 4 ग्राम की बर्फ शुरुआत में रही होगी। ठीक है, चलो अगला देखें, जल्दी से जवाब देना। 29th तो इसी का छोटा भाई हो गया या बड़ा भाई हो गया। देखो, when 840 joule heat is given to m gram ice which is at -20 degree Celsius, due to which only 1 gram ice melt, then calculate initial mass of ice। वही क्वेश्चन है, मैं कर नहीं रहा हूं, ना ही मैं इसको करूंगा, आप जो है जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है, क्या आंसर आएगा, मैं केवल इसका आंसर लिखूंगा। बोलिए, एक आधे मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से करो, केवल डेटा चेंज हुए हैं, वही क्वेश्चन है 28 वाला। 840 को जूल कैलोरी में चेंज कर लो, वहां 100 आया था तो यहां 200 हो जाएगा कैलोरी। और बिल्कुल पहले ms डेल्टा थीटा से निकाल लो, वहां 5m आया था, यहां कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि वहां 10 था, यहां 10m आ जाएगा, वहां 5m आया था। बिल्कुल सही है, इसका आंसर आएगा, अब मैं केवल आंसर लिख रहा हूं, m इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, ओके, जो नहीं निकाल पाए आप जरा ठंडे दिमाग से फिर से सोचना, आ जाएगा, यही आएगा क्वेश्चन।
एक और क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा क्वेश्चन है ये। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इज हीटेड इन सच ए वे so that its delta T by 500 degree Celsius, then this block is placed on ice which is at 0 degree Celsius, then calculate the amount of ice melt। क्वेश्चन में बोला गया कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, हिंदी में बता रहा हूं आपको, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.2 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस है। इसको इस प्रकार से गर्म किया गया कि इसकी जो ऊष्मा, इसका जो ताप है वो 500 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ठीक है, देन दिस ब्लॉक इज प्लेस्ड, अब ये 500 डिग्री सेल्सियस का ताप बढ़ा के यह ब्लॉक प्लेस किया गया कहां पर, ऑन ए आइस, आइस पर प्लेस किया गया, विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट। इस ब्लॉक को जिसका ताप 500 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया था ऊष्मा देकर के, उसको एक हमने बर्फ के ब्लॉक पर रख दिया, जिस बर्फ स्वयं 0 डिग्री सेल्सियस पर थी। तो बताइए इस ऊष्मा से कितनी बर्फ पिघल जाएगी, उसकी मात्रा पूछिए। ठीक है, कितनी बर्फ पिघल जाएगी। तो एक काम करते हैं, इसको मैं, चलो आप लोग कर रहे हो तो करो, जल्दी से करो। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं जल्दी करें, आधा मिनट का समय दे रहा हूं, जल्दी से करो। चलिए मैं रुका हुआ हूं, फटाफट करें। चलो देखें क्या निकाल रहे हो आप लोग। कोशिश करते रहो। चलो देखो, इसमें यह बोला है कि एक ये ब्लॉक है हमारे पास, ठीक है, कितने किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का। इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी, 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको इस तरह से हीट किया, मतलब इसको कुछ ऊष्मा दी गई है, तो जिससे कि उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, कितना, 500 डिग्री सेल्सियस। अब इस ब्लॉक को हमने एक आइस पर रख दिया, तो इसको डिफरेंट कलर से ले लेता हूं। देखो ये आइस हो गई। इस आइस के ब्लॉक के ऊपर रख दिया है, आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस आइस का कितना मास मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, वो पूछा है। ठीक है, पिघलेगा कैसे, जो 2 kg का ब्लॉक है उसको हमने कुछ हीट दी है और उससे टेम्परेचर 500 हो गया है डिग्री सेल्सियस, तो इतनी इसके अंदर एनर्जी भर गई होगी। वो एनर्जी किसको मिलेगी, आइस को। तो उतनी टोटल एनर्जी से ये आइस मेल्ट होगी, तो कितनी मेल्ट हो जाएगी ये पूछा है। तो पहले हम ये निकालें कि इस 2 kg को दी गई हीट कितनी है। हीट देने पर इस 2 kg के ब्लॉक का टेम्परेचर बढ़ा था, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कितनी हीट दी गई है वो निकालने के लिए ms डेल्टा थीटा लगाना पड़ेगा। ठीक है, m बोलो कितना, m है 2 किलोग्राम, किलोग्राम है, ध्यान देना ग्राम नहीं है, तो 2 इंटू 10⁻3। हम तो ग्राम में कन्वर्ट करके करेंगे, आसान करने के लिए ग्राम में सीजीएस में ले लिया करो, हीट के क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो 2 इंटू 10⁻3 ये ग्राम हो गया। ओके, स्पेसिफिक हीट कितनी दी है, 0.2 दी है, तो ये 0.2 लिख देता हूं, इक्वल टू, क्योंकि सीजीएस में दी है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इंटू डेल्टा थीटा 500 ये दिया हुआ है। इसको हम कैलकुलेट करें तो ये आ रहा है 200 किलो कैलोरी। ठीक है, ये 10⁻3 को मैं किलो लिख लेता हूं, तो 200 किलो कैलोरी। इतनी ऊष्मा हमने इसको दी है, इस ब्लॉक को, मतलब इसमें इतनी ऊर्जा भरी हुई है। ठीक है, अब जो ऊर्जा भरी हुई है वो इसको मिलेगी, आइस को, तो मेल्ट कराएगी आइस को। तो कितनी आइस मेल्ट हो जाएगी, मान लो कि m आइस मेल्ट हो गई है, तो ये हीट m डैश मान लें, क्योंकि m यहां मान चुके हैं। तो ये हीट देने पर m डैश मास की आइस मेल्ट हो गई और यहां लिख दिया L। ठीक है, क्योंकि यहां अवस्था परिवर्तन हो रहा है। बोलो Q कितना,
बिल्कुल सही। 200 इंटू 10⁻³ किलो है ना, इसलिए 10⁻³ कैलोरी में बदल दिया। एम डैश ये तो निकालना ही है, एल कितना, आइस मेल्ट होगा तो 80। इसी को सॉल्व कर लिया जाए, ठीक है। तो 200 डिवाइड बाय 80 10⁻³ तो ये ग्राम में, फिर उसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो तो आंसर आ जाएगा 2.5 किलोग्राम। ओके, m इक्वल टू आ रहा है 2.5 किलोग्राम। हाँ, कई बच्चों का सही है, जिनका नहीं सही है वो आप थोड़ा सा ट्राई करो, कोशिश करो। इस वीडियो को बार बार देखो, क्या थ्योरी थी, कैसे अपन कर रहे हैं, तब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएंगे।